हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज गेट 2023 का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो वो सक्सेसफुली हो गया। तो उसका ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चे भेजे हैं, तो उसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। जो मिला है मेमोरी बेस्ड, बच्चे का जो दिमाग में था मेमोरी किया कर पाया, तो उसी के ही बेस में हम सॉल्यूशन देंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है जिसका नल स्पेस ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी रैंक ऑफ टी माइनस 3i इक्वल टू 3 दे के रखा है। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी क्या हो सकता है, इसी के ही बारे में चर्चा किया गया। 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहा था, लेकिन जो मेरे को सिमिलर लगा उसी के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। देखो, नल स्पेस ऑफ टी इज गिवन बाय दिस। तो मतलब क्या है कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, 1 है, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0 टू द आइगन वैल्यू 0 इज 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है ये 1 है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 4 - 1 करोगे तो इसका डायमेंशन निकल के आएगा, मतलब जीएम ऑफ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखो, 0 का जीएम यदि 3 हो जाए तो एएम क्या हो सकता है 0 का, तो 0 का एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होगा। तो मतलब 0 4 3 संख्या में भी आ सकता है, 4 संख्या में भी आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे ये बता दिया कि रैंक ऑफ टी माइनस 3i इक्वल्स टू 3। तो मतलब नालिटी ऑफ टी माइनस 3i क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 एक आइगन वैल्यू और दे के दिया, 3 एक आइगन वैल्यू और दे दिया जिसका जीएम क्या होगा, 1 होगा। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी था ये तो गया। तो मतलब एएम का 0 का एएम और जीएम दोनों समान है। अभी 3 का जीएम क्या है, 1 के बराबर। अभी 3 देखो, 3 का एएम क्या हो सकता है, या तो 3 का एएम या तो जीएम के बराबर हो जाए, 1 के बराबर, या फिर 1 से बड़ा। लेकिन देखो 1 से बड़ा तो कभी नहीं होगा क्योंकि 0 पहले से 3 होके रखा है। तो मतलब इसका एएम, 3 का एएम क्या होगा बच्चों, एएम ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो जीएम भी 1 के बराबर हो गया, एएम भी 1 के बराबर हो गया, और यहाँ पे 0 का भी एएम और जीएम समान हो गया। मतलब यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज है उसका एएम एंड जीएम सभी समान है। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स दे के रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैट्रिक्स हम निकल पाएंगे वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर प्रोडक्ट में आता है। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट लीजेंडरी चलाया, पहले एक था। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे m दे के रखा है। अभी m रेज़ टू द पावर 8, m रेज़ टू द पावर 12 और m रेज़ टू द पावर 7, m रेज़ टू द पावर 4, ये दोनों डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, यही बारे में पूछा गया है। तो m क्या है, m का पहले आइगन वैल्यू निकालो। देखो सम ऑफ ईच रो इज 1, तो इसका एक आइगन वैल्यू तो 1 होगा। अभी ट्रेस क्या है, 4 के बराबर है। अभी ट्रेस यदि 4 के बराबर है और एक आइगन वैल्यू यदि 1 के बराबर होके रखा है, तो इसका एक और आइगन वैल्यू क्या होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो मतलब एम क्या है, डायगोनलाइजेबल है। अभी एम डायगोनलाइजेबल है, इसका मीनिंग क्या है, वहां पे एक एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आपको मिलेगा पी के नाम से, जिसके कारण आप इसको ऐसे लिख पाओगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल्स टू पी इनवर्स एम पी, ऐसे लिख पाओगे। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, यही होगा 0 3 के बराबर, ठीक है। अभी आप क्या करो, डी इंटू डी करो, देखो क्या आता है, पी इनवर्स एम पी इंटू पी इनवर्स एम पी। तो ये क्या होगा, पी इनवर्स एम स्क्वायर पी, तो मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो ऐसे यदि करते जाओ तो डी रेज़ टू द पावर 8 इक्वल्स टू पी इनवर्स एम रेज़ टू द पावर 8 इंटू पी। तो मतलब एम रेज़ टू द पावर 8 ये क्या हुआ, ये भी डायगोनलाइजेबल हो गया, ठीक है। अभी एम रेज़ टू द पावर 12 जो है ये भी डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है।
ये भी डायगोनलाइजेबल होगा। अभी देखो ये दोनों का यदि तुम सम करो ना, ये दोनों का यदि तुम सम करो तो डी रेज टू द पावर 12 क्या होगा, पी इनवर्स एम रेज टू द पावर 12 पी। अभी ये दोनों का तुम क्या करोगे, सम करोगे, तो डी रेज टू द पावर 8 प्लस डी रेज टू द पावर 12 इक्वल्स टू पी इनवर्स एम रेज टू द पावर 8 पी प्लस पी इनवर्स एम रेज टू द पावर 12 पी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, पी इनवर्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे पी एम रेज टू द पावर 8 प्लस 12 पी ऐसे लिख पाओगे। तो मतलब ये वाला जो है ये भी डायगोनलाइजेबल होगा। ऐसे यदि तुम करो सेकंड भी कर पाओगे, तो दोनों ही सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इस समझ में आया ना, इजी है। मैंने बहुत फास्ट बोला क्योंकि मतलब ऑफिशियल जो की आने के बाद तो पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन ये बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आशा करूँगा। फिर भी यदि समझ में ना आया तो बताना। देखो ये लीजेंडरी के ऊपर पूछा गया है। लीजेंडरी यदि आपने हमारा जो नोट था मैंने दे के रखा है ग्रुप में, यदि आप वो उसको ठीक से पढ़ लिया ना तो ये आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे y के 1 इक्वल्स टू 5 दे के रखा है। ठीक है, अभी पहले देखो ये क्या होगा, इसको यदि तुम तोड़ो ना क्या होगा, y के x इसका स्क्वायर माइनस 2 y के माइनस 1 प्लस y के माइनस 1 स्क्वायर। अभी इसके ऊपर सम है। अभी ये जब भी तुम इसका इंटीग्रेशन दोगे तो इंटीग्रेशन सभी पार्ट में चला जाएगा। अभी ये वाला जो पार्ट है ये 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, लीजेंडरी में तो ये 0 के बराबर हो गया। तो लीजेंडरी में क्या होता है, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होता है। ये पी एम पी एन माइनस 1 से 1 डी एक्स ये क्या होता है 0 जब एम इज नॉट इक्वल टू एन, और 2/2n प्लस 1 जब एम इक्वल्स टू एन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y के 1 इक्वल्स टू 5, तो y के का मीनिंग क्या है 5pn के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म होगा ये तो 0 के बराबर हो गया। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा मैं जगह बनाने के लिए रफ कर देता हूं। ठीक है, डिलीट, ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी देखो, अभी पहले से हाफ था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा। अच्छा, के कहाँ से शुरू हो रहा है, के शायद 1 से शुरू हो रहा है, बताया नहीं। ठीक है, कोई ना, देख के ही पता लग जाता है। तो क्या क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन है साइड में, प्लस y2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 स्क्वायर। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन था, आई थिंक। नहीं तो नहीं होगा क्योंकि ऐसे नहीं देगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी देता है, ऐसे नहीं देगा। ऐसे इंटीग्रेशन था यहाँ पर भी, जो मतलब जो बच्चे भेजे थे शायद मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, नहीं गलती हो गया यहाँ पे, रुको, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हुआ ये इंटीग्रेशन के कारण। एक मिनट रुको, अभी पता लग जाएगा। 1 0 जब 2 बैठाओगे y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा, जब 3 बैठाओगे y3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, प्लस ऐसे चलता जाएगा yn स्क्वायर प्लस yn माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, माइनस यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, इसको एज इट इज लिख दो yn स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर ना हाफ था पहले से। अच्छा, तो अभी हाफ ऑफ y1 कितने बार ओकर हुआ, 2 बार, y2 2 बार, y3 2 बार, तो ऐसे 2 y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर yn स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या क्या बचा रहेगा, y0 एक बार आया। ठीक है, नहीं, एक बार फिर से गलती हो गया यहाँ पे, रुको, yn माइनस 1 स्क्वायर इतने तक हुआ। अभी यहाँ से देखो yn स्क्वायर रहेगा सिंगल,
ठीक है, और वाई स्क्वायर रहेगा सिंगल, ठीक है। तो वाई स्क्वायर सिंगल, वाई जीरो स्क्वायर सिंगल, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी ये टू को ना यहाँ पे अंदर ले लो, और ये रेड वाले हिस्से जो है ना इसको ऐसे लिखो, ठीक है। सभी जगह पे dx है, आप इसको एज्यूम कर लेना, ठीक है। ये 24 के बराबर है, तो ये सभी जगह 24 के बराबर है, राइट। अच्छा, अभी देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसमें से केवल y1 स्क्वायर को छोड़ के बाकी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस हाफ ऑफ वाई जीरो स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 24। अभी देखो ये एंड ये वाला टर्म, तो हाफ ऑफ, अच्छा वाई जीरो क्या होता है, क्या होता है वाई जीरो, 1 के बराबर हो जाता है ना। तो अभी -1 से 1 पे इंटीग्रेशन चल रहा है, -1 पे 1 पे, तो वाई जीरो किसके बराबर होता है लेजेंडरी में, देखना नोट में, पहले पेज में मैंने दे के रखा है, 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे वाई जीरो जो है ये तो 5, ये कहाँ गया, मैंने लिखा था, मैंने रफ कर दिया, मैंने जगह कम पड़ा था इसलिए रफ कर दिया। यहाँ पे वाई के क्या होगा, 5 पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 5, तो मतलब 25 -1 से 1 dx, ठीक है, माइनस 1/2 वाई स्क्वायर मीन्स क्या होगा 25, ठीक है, 2, ये तो इंटीग्रेशन के बाद ही लिख रहा हूँ, फॉर्मूला जो था मैंने रफ कर दिया, मैंने लिखा था, आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, ठीक है, 2n + 1, राइट। अच्छा, तो ये 24 हो गया। अभी ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यदि करो ना ये 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, ये 25 को इधर लेके आओ, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ बच्चों -25 1/2n + 1 इक्वल्स टू -1, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 25 इक्वल्स टू 2n + 1, तो 2n इक्वल्स टू 24, n इक्वल्स टू 12। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, यही क्वेश्चन किया ना मैंने शुरू में, यही क्वेश्चन किया, 2 बार लिख लिया, चलो कोई ना, हो गया ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो है यहाँ पर भी बच्चे ने शायद गड़बड़ की है, ये ऐसे होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 3×3 का, जिसका एंटी R से आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A + आयोटा B क्या है, 0 के बराबर है, तो B A + आयोटा B मान लिया। तो इसका B का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब B का एक आइगन वैल्यू 0 है। ये एटलीस्ट 1 तो मिलेगा ही, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो 0 है, ठीक। अच्छा, अभी एक बात नोटिस करो कि A + α I, जब भी दोनों मैट्रिक्स का सम के बारे में पूछे, अभी वो दोनों मैट्रिक्स में से यदि कोई मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो वो जो सम होके जो मैट्रिक्स देगा, मानो P मैट्रिक्स देगा, उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, A जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू मानो λ1 λ2 λ3 है, और इसका आइगन वैल्यू तो अल्फा 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 हो गई, तो P का आइगन वैल्यू क्या होगा λ1 + अल्फा λ2 + अल्फा λ3 + अल्फा। आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि दोनों मैट्रिक्स का जब सम करोगे उनमें से एटलीस्ट 1 स्केलर होना ही होगा।
यदि दोनों में से कोई भी स्केलर ना हो तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, नॉट ट्रू। लेकिन यहाँ पर तो एक स्केलर हो के रखा है तो हमने ये फॉर्मूला तो आसानी से वैलिड करवा सकते हैं। तो इसका आइगन वैल्यू, बी का आइगन वैल्यू यदि 0 हो तो ए का एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो -i होगा ही। अभी ए का आइगन वैल्यू यदि -i हो जाए तो ए क्या है, आर के ऊपर है, रैशनल फील्ड के ऊपर है, सॉरी रियल फील्ड के ऊपर है। यदि रैशनल फील्ड देता तो भी होता, लेकिन यदि फील्ड यदि सी दे देता तब गड़बड़ हो जाता, तब नहीं होता। लेकिन फील्ड तो सी दिया नहीं, तो हमने क्या होगा, आई आ गया तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। अच्छा, अभी डिटर्मिनेंट दे के रखा है 3। अभी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाते हैं। हमें तो दोनों आइगन वैल्यू मिल ही गया, तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि आई के साथ आई मल्टीप्लाई करने पर -1 होता है, उसके साथ माइनस करो तो +1 हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर हो गया। ये हुआ ए का आइगन वैल्यू। तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, -1 9, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अभी ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पूछा है तो क्या होगा, 9 -1 -1 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर 7। नेक्स्ट, इंडिशियल। मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था, वहां पे कुछ सजेशन दिया था, वहां पे मैंने साफ साफ बोल दिया था इंडिशियल देख के जाना, मेजर थ्योरी देख के जाना। ठीक है, मतलब मेजर थ्योरी देख के जाना तो नहीं बोला था, मैंने बोला था मेजर थ्योरी से क्वेश्चन आईआईटी कानपुर कर रहा है। मैंने कानपुर के बाद बोला था कि मेजर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस बार जो मैं बच्चे से फीडबैक सुना हो, बहुत सारे बच्चे दुखी हुए थे, बोले थे कि सर मेजर थ्योरी से क्वेश्चन आया था बहुत सारा। ठीक है, तो मेरे को मतलब मैं प्रेडिक्शन मन ही मन कर ही लिया था कि मेजर थ्योरी से आने का चांसेस है, इसलिए मैंने इक्वी कंटिन्यूअस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। लेकिन हालांकि इक्वी कंटिन्यूअस से क्वेश्चन नहीं पूछा बच्चे बोले, लेकिन इंडिशियल से पूछा है। मैंने बोल दिया था इंडिशियल से पूछने का संभावना है। ठीक है, तो देखो इंडिशियल से कैसे पूछा ये क्वेश्चन, इंडिशियल इक्वेशन तो आपको तो पता ही होगा, मैं सीधा सोल्यूशन पे चला आता हूँ। ठीक है, R1 एंड R2 इंडिशियल का रूट दे के रखा है। अच्छा, तो इंडिशियल निकालने का तरीका क्या है, इसको नीचे ले दो तो क्या होगा, y डबल डैश प्लस 3/4 ln x प्लस 1/4 ln x y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अभी p निकालो, लिमिट ऑफ x टेंस टू किस पॉइंट पे बोला है, 1 पॉइंट पे। ठीक है, x माइनस 1 3/4 ln x 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, हाँ, तो 3/4 लिमिट x टेंस टू 1 है ना, तो हाँ, तो ये लिमिट x टेंस टू 1, इसका डेरिवेटिव 1, तो 3/4। ठीक है, अभी q निकालो, क्या होगा 1/4। ठीक है, 1/4 लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ln x 0/0 फॉर्म अगेन, तो लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 1 ln x का करो तो x, तो ये 0। ठीक है, तो इंडिशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा, r माइनस 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q इक्वल टू 0। q तो 0 होके रखा है, p हमारा 3/4 है, तो r स्क्वायर माइनस r प्लस 3/4 r इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3r इक्वल टू 0। तो 4r स्क्वायर माइनस, अभी तो आप कर ही लोगे, माइनस r इक्वल टू 0, तो r एक 0 है, एक 1/4 है, तो इसका आंसर शायद न्यूमेरिकल में पूछा था, बच्चे बोल रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, 0.25। नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये करने में मैक्सिमम 10 सेकेंड आपको लगना चाहिए। वेक्टर स्पेस दे के रखा है फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, अभी एक सब स्पेस दे के रखा है जिसका डायमेंशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले ये देखो, रिस्ट्रिक्शन 1 है तो इसका डायमेंशन क्या होगा 3, क्योंकि 4 - 1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एम क्या हो जाएगा 3। अभी देखो हम फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर है, तो फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर v इक्वल्स टू कोई भी सब स्पेस से साथ उस सब स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट सम के रूप में हम लिख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सम के डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखो मैं एक बात बता दूं, ये सब चीज़ बहुत डिटेल में हम सिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम के बाद बच्चे प्रिपेयर थे
उसके बाद हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितना जल्दी मैं फास्ट आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके मन में जो मतलब डाउट चल रहा है कि क्या एग्जाम में ठीक किया क्या नहीं किया, वो जल्दी आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो लेक्चर चल रहा है यहाँ पे आपको सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, इतने फास्ट मैं नहीं बोलता। बस सॉल्यूशन आपको कितना ठीक करके आए, कितना गलत करके आए, कौन सी जगह पे जोर देना चाहिए था, ये आपको पता लगेगा यहाँ से। देखो, इसका प्रूफ भी होता है कि फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर कोई भी वेक्टर को यदि ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर ये हमेशा सही नहीं होता। तो डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ एम प्लस डायमेंशन ऑफ एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका डायमेंशन तो 3 है, क्योंकि देखो इसका रेस्ट्रिक्शन 1 है, रेस्ट्रिक्शन 1 है तो मीन्स क्या होगा, इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। ये तो 4 है, तो 4 - 3 = 1। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से ये लेक्चर से आशा करूँगा आपका मन में जो मतलब चल रहा है ना एग्जाम के बाद होता है। ठीक है, मतलब हमें भी पता है एग्जाम के बाद होता है कि कितना ठीक करके आए, कितना गलत करके आए, तो वो शायद आपको थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले यदि ठीक हुआ, और यदि आपका आंसर ठीक नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही, सबको होता है। ठीक है, आपने यदि 5 नंबर क्वेश्चन गलत किया तो किसी ने 6 नंबर क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो इसमें डिप्रेस्ड होने की कोई बात नहीं है। सामने नेट आ रहा है, एनबीएचएम आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो आशा करूँगा ये सोल्यूशन से आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। और क्या है कि आप नए क्वेश्चन यदि देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम हमारा प्लेलिस्ट पे जाके नए क्वेश्चन देखो, तो आपको यदि मन में थोड़ा सा मतलब जो हो गया तो हो गया ना, अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, तो पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ओके, थैंक यू।